नमस्कार दोस्तों, कोटा कैरियर के वेपेश आर्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं ओम प्रकाश जांदू। हम आगे की श्रृंखला में बढ़ते हैं ज्योग्राफी की। अब देखो क्या है वो। हम पढ़ रहे थे विश्व की प्रमुख जनजातियां। मैंने आपको पहले ही कहा था, इसमें 2 जनजातियां तो बाहर की दे रखी है और 2 भारत की दे रखी है। तो हम पढ़ रहे थे एस्किमो। कौन सी पढ़ रहे थे? एस्किमो। और हमने एस्किमो में उसका निवास क्षेत्र पढ़ लिया था। एक तो निवास क्षेत्र पढ़ लिया था हमने, एक उसका आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ लिया था। एक तो निवास क्षेत्र पढ़ लिया था और एक आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ लिया था। आर्थिक क्रियाकलाप पढ़ लिया था हमने। निवास क्षेत्र में ये पढ़ा था कि ये अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया में निवास करती है। और आर्थिक क्रियाकलाप में हमने 2 प्रकार के पढ़े थे, एक तो ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। आगे बात में। और उसके बाद हमने लास्ट चर्चा की थी सील मछली का महत्व। सील मछली का महत्व। अब इससे आगे पढ़ते हैं। सील मछली के महत्व के बाद है, या सील मछली का जो भी उपयोग है उसके आगे शुरू करते हैं। देखो, आज हमारा है प्रमुख भोजन। इनका प्रमुख भोजन किसका? एस्किमो का। एस्किमो का प्रमुख भोजन। अब देखो, ये एस्किमो जनजाति है और एस्किमो जनजाति का भोजन पढ़ेंगे। एस्किमो का क्या पढ़ेंगे? भोजन। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि एस्किमो का शाब्दिक अर्थ या एस्किमो का तात्पर्य कच्चा मांस खाने वाला है। एस्किमो का शाब्दिक अर्थ या एस्किमो का तात्पर्य ही कच्चा मांस खाने वाला है। तो इनका प्रमुख भोजन क्या होगा? इनका प्रमुख जो भोजन होगा वो कच्चा मांस होगा। इनका प्रमुख भोजन क्या होगा? कच्चा मांस। तो इसका मतलब है एस्किमो जनजाति है ना, वो क्या खाती है? कच्चा मांस खाती है। क्या खाती है? कच्चा मांस खाती है। और पूछ ले इनके भोजन के मुख्य अंग या भोजन में किसका यूज करते हैं, तो ये अधिकतर किसका यूज करते हैं? मछलियों का यूज करते हैं। अधिकतर किसका यूज करते हैं? मछलियों का। मछलियों में भी कौन सी? एक तो सील मछली, मैंने आपको पहले बताया था भोजन के रूप में। एक व्हेल मछली, एक सीलोइन मछली। सीलोइन को वालरस कहते हैं। सीलोइन को क्या कहते हैं? वालरस कहते हैं। सीलोइन को क्या कहते हैं? वालरस। तो इनके प्रमुख भोजन में कच्चा मांस है, अर्थात ये कच्चा मांस खाते हैं। और इनका प्रमुख भोजन है वो मछलियाँ हैं। मछलियों में ही देखो मछलियों की प्रजातियाँ, एक तो सील मछली, एक सीलोइन मछली जिसे वालरस कहते हैं, एक व्हेल मछली। एक व्हेल मछली। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? एस्किमो का मुख्य भोजन है तो आप बताना कच्चा मांस। एस्किमो किन मछलियों का या किन मछलियों से भोजन प्राप्त करते हैं? तो एस्किमो है ना, वो एक तो सील मछली से, एक सीलोइन मछली से, एक व्हेल मछली से। एक व्हेल मछली से। इनसे क्या प्राप्त करते हैं? इनसे भोजन प्राप्त करते हैं। इनसे क्या प्राप्त करते हैं? भोजन प्राप्त करते हैं। आगे बात सुनने। अब देखो और क्या है। अब ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वो क्षेत्र है बर्फीला, अर्थात वो इलाका है ठंडा। वो इलाका क्या है? ठंडा है। या वो इलाका कैसा है? बर्फीला इलाका है। वो इलाका कैसा है? बर्फीला इलाका है। तो अब वहाँ जो जीव जंतु मिलेंगे, वहाँ जो जीव जंतु मिलेंगे उसका बताओ ये भोजन करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं वो इलाका ठंडा या बर्फीला इलाका है, और उस क्षेत्र में जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका भोजन करेंगे। जीव जंतु पाए जाते हैं उनका भोजन करेंगे। जो भी मान लो जीव जंतु पाए जाते हैं उनका भोजन करेंगे। और इनके भोजन में एक खासियत ये है, ये भोजन को पकाते नहीं है। ये भोजन को पकाते नहीं है, अर्थात जो भोजन प्राप्त होता है उसको मतलब सीधा ही प्राप्त करते हैं, सीधा ही खाते हैं, सीधा ही खाते हैं, अर्थात उसको पकाते नहीं है। इसलिए इनका तात्पर्य हो गया कच्चा मांस खाने वाला। इनका प्रमुख भोजन मछलियाँ। मछलियों में सील मछली, सीलोइन मछली, व्हेल मछली। ये ठंडे या बर्फीले इलाके में रहते हैं। तो जो भी वहाँ के जीव जंतु है उनसे ये भोजन प्राप्त करते हैं। अब इनके आगे आते हैं, भोजन के बाद पढ़ते हैं इनके वस्त्र। भोजन के बाद इनके क्या पढ़ते हैं? वस्त्र पढ़ते हैं। भोजन के बाद क्या पढ़ते हैं? वस्त्र पढ़ते हैं। देखो, इनमें एक खासियत ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों के एक समान वस्त्र होते हैं। इनके जो भी स्त्री होती है और जो भी पुरुष होते हैं उनके वस्त्र कैसे होते हैं? एक समान होते हैं। स्त्री व पुरुष के
वस्त्र एक समान होते हैं, वस्त्र एक समान होते हैं। आगे बात में अब आपसे कोई पूछ ले कि किस जनजाति के स्त्री व पुरुषों के वस्त्र समान होते हैं अर्थात एक जैसे होते हैं, तो एस्किमो जनजाति के स्त्री व पुरुष के वस्त्र एक समान होते हैं या एक जैसे होते हैं। अगली बात सुनने और देखो, इनमें जो वस्त्र बनाने का कार्य करती है वो स्त्रियां करती है। कौन करती है? स्त्रियां। तो वस्त्र बनाने का कार्य कौन करती है? लेडीज करती है। वस्त्र बनाने का कार्य, वस्त्र बनाने का कार्य, तो इसका मतलब ये है वस्त्र बनाने का कार्य लेडीज करती है। वस्त्र बनाने का कार्य कौन करती है? लेडीज करती है। अगली बात सुनने, अब आगे देखो इनके वस्त्र देखते हैं। वस्त्र, अब इनका देखना, वस्त्र में पढ़ रहे हैं, वस्त्र में स्त्री और पुरुष के वस्त्र एक समान होते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य स्त्रियां करती है। इनके वस्त्र देखो, ये अधिकतर वस्त्र बनाते हैं वो ध्रुवीय बालू से बनाते हैं, ध्रुवीय बालू के समूर या खाल से, ध्रुवीय बालू के समूर या खाल से ये वस्त्र बनाते हैं। अब ध्यान से सुनना, मतलब एस्किमो के जीवन में सील मछली का भले ही सर्वाधिक महत्व हो, एस्किमो के जीवन में भले ही सील मछली का सर्वाधिक महत्व हो, लेकिन इनके अधिकतर जो वस्त्र बनाए जाते हैं, इनके जो अधिकतर वस्त्र बनाए जाते हैं वो ध्रुवीय बालू के समूर से बनाए जाते हैं। अब आपसे प्रश्न ऐसा पूछ सकते हैं कि एस्किमो जनजाति में सील मछली का महत्व अधिक है, किंतु सील मछली का महत्व अधिक है, किंतु अधिकतर वस्त्र ध्रुवीय बालू के समूर से क्यों बनाए जाते हैं? तो ये इसलिए बनाए जाते हैं कि जो ध्रुवीय बालू के समूर से जो वस्त्र बनते हैं वो एक तो अधिक गर्म होते हैं, एक तो क्या होते हैं? अधिक गर्म होते हैं। अगली बात में ध्रुवीय बालू के समूर से जो वस्त्र बनते हैं वो अधिक गर्म होते हैं। अगली बात में एक और क्या खासियत है? एक वो वस्त्र हल्के होते हैं, एक वो वस्त्र क्या होते हैं? हल्के होते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हम सर्दी का मौसम आते हैं, कोट पहनते हैं, या मान लो रजाई ओढ़ते हैं, या मान लो शाल ओढ़ते हैं, चादर ओढ़ते हैं, तो हमें वो वस्त्र अधिक पसंद करेंगे सर्दी में जो हल्का हो, जो हल्का हो और जिससे सर्दी ना लगे, वो हल्का होना चाहिए और उससे सर्दी नहीं लगनी चाहिए। तो ये वही खासियत इसमें, जो ध्रुवीय बालू के समूर से वस्त्र बनाए जाते हैं ना, वो एक तो अधिक गर्म होते हैं अर्थात ठंड नहीं लगती है, एक क्या होते हैं? हल्के होते हैं, एक क्या होते हैं? हल्के होते हैं। इसीलिए ध्रुवीय बालू के समूर से वस्त्र अधिक बनाए जाते हैं। आगे बात में अब आपसे प्रश्न ऐसा पूछे कि मान लो सील मछली का महत्व अधिक होने के बावजूद भी ध्रुवीय बालू के समूर से अधिक वस्त्र क्यों बनाए जाते हैं? तो एक तो वो अधिक गर्म होते हैं इसलिए बनाए जाते हैं, एक वो हल्के होते हैं। अब आप कल्पना करो कि अगर वस्त्र भारी होगा, गर्म होगा, तो उसको सहन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। इसलिए हल्का भी होना चाहिए और वो अधिक गर्म भी होना चाहिए। आगे बात में इसके बाद भी देखो, अब इनके वस्त्रों में कौन कौन से वस्त्र प्रमुख है वो देखो। देखो, बाहेदार, जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र, जिसे क्या कहते हैं? तिमियाक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? तिमियाक कहते हैं, तिमियाक कहते हैं। जर्सीनुमा बाहेदार वस्त्र जिसे क्या कहते हैं? तिमियाक कहते हैं। क्या देखो मैं बताऊँ आपको, जैसे एक खोड़ा सा वस्त्र पहनते हैं, एकदम खोड़ा पूरा, यानी ढीला होता है वो, एकदम बाहर की ओर से फैला हुआ। हमारे जैसे चोड़ा पैजामा होता है ना, वैसे चोड़े पैजामे जैसे बटन होते हैं उसके बटन नहीं होते, ठीक है। तो जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र जिसे क्या कहते हैं? तिमियाक। और तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को, ध्यान से सुन लेना, तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को अनोहाक कहते हैं। तिमियाक के ऊपर पहने जाने वाले, ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को मैं यहाँ लिख देता हूँ, अनोहाक कहते हैं, अनोहाक कहते हैं। देखो, जैसे हम चोला पैजामा पहनते हैं, चोला पजामा हो गया तिमियाक, चोला पजामा क्या हो गया? तिमियाक हो गया। और चोले पजामे के ऊपर जो कोटी पहनते हैं वो हो गई अनोहाक। चोले पजामे के ऊपर जो कोटी पहनते हैं वो क्या हो गई? वो हो गई अनोहाक। और जो चोला पजामा है वो क्या हो गया? तिमियाक हो गया। तो अब आपसे पूछ ले, तिमियाक है,
तिमियाक है या तिमिया क्या, स्पष्ट करो। तो जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र जिसे तिमिया कहते हैं। तिमिया का संबंध किस जनजाति से है? तो तिमिया का संबंध एस्किमो जनजाति से है। तिमिया के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो तिमिया के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे अनुहाग कहते हैं। तिमिया के ऊपर जो वस्त्र पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? अनुहाग कहते हैं। आगे बात सुनने ये है। अब आगे देखो, एक क्या है, इनमें एक चीज़ और देखना, ये क्या है? ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठंडे इलाकों में रहते हैं। तो अब आप दिमाग लगाओ, हम जैसे अभी गर्मी का मौसम है, हम गर्म इलाकों में रहते हैं तो बाहर निकलते हैं तो चप्पल वप्पल पहन के निकलते हैं या मान लो जूते वूते पहन के निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। वैसे ही ये ठंडे इलाकों में रहते हैं तो भाई अगर नंगे पैर निकलेंगे तो इनको ठंड भी अधिक लगेगी, नंगे पैर निकलेंगे तो इनको ठंड भी अधिक लगेंगे। इसलिए ये क्या करते हैं? जूते काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? जूते काम में लेते हैं। और वो जूते काम में जो लेते हैं, वो पूछ ले जूते किस की खाल से बने होते हैं? तो जो जूते होते हैं वो सील मछली की खाल से होते हैं। किसकी खाल से? सील मछली की खाल से। जो इनके जूते होते हैं वो किसकी खाल से बने होते हैं? सील मछली की खाल से बने होते हैं। अगली बात में, तो ये ठंडे इलाकों में रहते हैं, इनके पैर ठंडे ना हो, अर्थात नंगे पैरों से बचने के लिए ये जूते काम में लेते हैं। और जो जूते होते हैं वो सील मछली की खाल से बने होते हैं। और इनके जूतों को क्या कहते हैं? कार्मिक या मुक्लुक्स कहते हैं। इनके जूतों को क्या कहते हैं? कार्मिक कहते हैं या मुक लुक्स कहते हैं। कार्मिक या मुक लुक्स कहते हैं। अगली बात में, ठंडे इलाकों में रहते हैं, ठंड से बचने के लिए या पैरों को ठंड से बचाने के लिए ये जूते काम में लेते हैं। आगे बात में, जूते किससे बने होते हैं? सील मछली की खाल से बने होते हैं। और उन जूतों को क्या कहते हैं? उन जूतों को कार्मिक या मुक्लुक्स कहते हैं। उन जूतों को कार्मिक या मुक्लुक्स कहते हैं। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? एस्किमो का भोजन है कच्चा मांस। इनका जो सर्वाधिक भोजन है या सबसे प्रिय भोजन है वो है मछलियाँ, क्योंकि वहाँ मछलियाँ पानी में अधिक मिलती है। मान लो या बर्फीले इलाकों में अधिक मछलियाँ मिलती है। तो सील है, सीलोइन है, वेल मछली है। ठंडे इलाकों में या बर्फीले इलाकों में रहते हैं तो जो भी वहाँ के जीव जंतु है वो इनका भोजन है। वस्त्र है ना, स्त्री और पुरुष के लगभग इक्वल होते हैं, अर्थात एक जैसे होते हैं। वस्त्र बनाने का कार्य है ना वो स्त्रियां करती है। वस्त्र बनाने का कार्य कौन करती है? स्त्रियां करती है। ध्रुवीय भालू के समूर से वस्त्र बनाए जाते हैं सील मछली के बजाय। ऐसा नहीं है सील मछली से नहीं बनाते, लेकिन इसके बजाय ज़्यादा इससे बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अधिक गर्म होते हैं और हल्के होते हैं। जर्सी नुमा बाहेदार वस्त्र जिसे क्या कहते हैं? तिमिया, जैसे चोला पैजामा। और जो तिमिया के ऊपर पहना जाता है उसे कहते हैं अनुहाग। उसे क्या कहते हैं? अनुहाग। ठंडे इलाकों में रहते हैं, नंगे पैर नहीं चल सकते हैं और उस ठंड से मतलब अपने पैरों को बचाने के लिए जूते पहनते हैं। और जो जूते पहनते हैं वो सील मछली की खाल से बने होते हैं। सील मछली की खाल से बने होते हैं। और उन जूतों को कार्मिक या मुक्लुक्स कहा जाता है। उन जूतों को कार्मिक या मुक्लुक्स कहा जाता है। अगली बात में आगे देखो, कार्मिक या मुक्लुक्स कहा जाता है। अब आगे देखो, अब आगे आता है इनका निवास क्षेत्र। निवास गृह या निवास क्षेत्र, निवास गृह लिख देता हूं मैं। देखो निवास गृह क्या है कि भाई ये किस प्रकार के मकानों में रहते हैं, किस प्रकार के मकानों में रहते हैं और ये मकान किससे बनाते हैं। मकानों में किस प्रकार के मकानों में रहते हैं और ये मकान किससे बनाते हैं। तो देखो ये जहाँ रहते हैं वो इलाका है ठंडा, अर्थात वो इलाका है बर्फीला। वो इलाका कैसा है? बर्फीला इलाका है। एस्किमो का जहाँ निवास है वहाँ वो इलाका बर्फीला है। तो ये जो अपना निवास बनाते हैं, निवास बनाते हैं या जो घर बनाते हैं वो किससे बनाते हैं? बर्फ़ का घर बनाते हैं। किसका घर बनाते हैं? बर्फ़ का घर बनाते हैं। जो अपना निवास बनाते हैं, जो अपना घर बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? बर्फ़ का घर बनाते हैं। किसका घर बनाते हैं? बर्फ़ का घर बनाते हैं। और जो उस बर्फ़ का घर बनाते हैं या बर्फ़ का मकान बनाते हैं उसे इग्लू कहते हैं।
बर्फ़ का घर या बर्फ़ का जो मकान बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। इग्लू कहते हैं। अब ध्यान से सुनना, एक चीज़ और देख लो। एक तो ये दोनों की बाद में बता दूंगा ये क्या है। एक तो निवास गृह में मान लो ठंडे या बर्फीले इलाकों में रहते तो जो निवास या घर बनाते हैं वो बर्फ़ का घर या मकान बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। एक और चीज़ देखो, या ये कई लकड़ियों से या हड्डियों से मकान बनाते हैं, लकड़ियों से या हड्डियों से मकान बनाते हैं। तो जो लकड़ी या हड्डी से मकान बनाते हैं उसे कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। आगे बात, अब मैं दोनों का खासियत बता देता हूँ क्या है। एस्किमो का निवास गृह, ये रहते हैं ठंडे इलाकों में अर्थात बर्फीले इलाकों में रहते हैं। तो इनका जो निवास या घर होता है वो बर्फ़ का घर होता है। किसका घर होता है? बर्फ़ का घर होता है या बर्फ़ का मकान होता है, जिसे क्या कहते हैं? इग्लू। अब आपसे पूछ ले इग्लू क्या है, तो आप ये लिखना, एस्किमो जनजाति में बर्फ़ के बने मकानों को इग्लू कहते हैं। एस्किमो जनजाति में बर्फ़ के बने मकानों को इग्लू कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है? ये बर्फ़ के मकान के अंदर रहते हैं। बर्फ़ का मकान जैसे कमरा बर्फ़ का बना दिया, अंदर रहते हैं, तो उसमें क्या टेम्परेचर है ना ज़्यादा होता है। टेम्परेचर क्या होता है? ज़्यादा। और बाहर टेम्परेचर क्या होता है? कम। बात को सुनना ध्यान से। जिस ये कमरे में बर्फ़ का मकान बना के रहते हैं उस कमरे में या उस घर में अंदर तो बर्फ़ है ना, बर्फ़ का मकान बनाया तो अंदर टेम्परेचर क्या रहेगा? कम रहेगा। और अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और बाहर टेम्परेचर क्या रहेगा? कम। तो अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बताओ इनको सर्दी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। टेम्परेचर ज़्यादा, हमारे यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो गर्मी होती है ना, तो वैसे ही वहाँ टेम्परेचर अंदर कमरे की ज़्यादा है तो वहाँ सर्दी नहीं लगती। अब किसके बजाय ज़्यादा है? बाहर के बजाय। किसके बजाय? बाहर के बजाय। अगर आप उस कमरे में रहोगे तो आपको उतनी सर्दी नहीं लगेगी, और जैसे उस कमरे से बाहर निकलोगे आपको सर्दी ज़्यादा लगेगी। तो इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत ये होती है बर्फ़ के मकान की अर्थात इग्लू की, कि अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दी लगती है कम, बाहर टेम्परेचर होता है कम, सर्दी लगती है ज़्यादा। अब देखो, एक ही मकान बनाते हैं लकड़ियों या हड्डियों से, जिसे क्या कहते हैं? कर्मक। जैसे मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, ये ध्यान से सुनना। जैसे हम ऐसे कहते हैं ना कि आपने कर्मा में वो लिक्विड है या आपने तो भाग्य में ही वो लिक्विड है, तो इसका मतलब है कर्मक का संबंध किससे होगा? हमारा घर अगर कच्चा है या अगर मान लो पूरा बना हुआ नहीं है तो हम ऐसा कहते हैं ना हमारे तो कर्म में ही ये लिखा हुआ या हमारे तो भाग्य में ही ये लिखा हुआ। तो इसका मतलब क्या? लकड़ी या हड्डियों से जो मकान बने होते हैं उसको कर्मक कहते हैं। लकड़ी या हड्डियों से जो मकान बने होते हैं उसके क्या कहते हैं? कर्मक कहते हैं। एक चीज़ ये देखना, इसमें ये जो मकान होते हैं दोनों ही, इनका जो है ना द्वार होता है वो भूमिगत होता है। द्वार कैसा होता है? भूमिगत होता है। अब आपसे पूछ ले भूमिगत क्यों होता है, तो अब आगे देखो, जो लकड़ी या हड्डियों से मकान बना होता है उसको कर्मक कहते हैं, और इनका दरवाज़ा होता है वो भूमिगत होता है। इनका दरवाज़ा होता है वो भूमिगत होता है। भूमिगत क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि यह अधिकतर देखो कैरिबो है, बारहसिंगा है, भालू है, ये जानवर पाए जाते हैं। तो अगर मान लो दरवाज़ा एकदम सीधा हो, दरवाज़ा एकदम सीधा हो तो ये रात को अटैक कर देते हैं कि नहीं कर देते हैं? अटैक कर देते हैं, हमला कर देते हैं। तो इसीलिए इन जानवरों के हमलों से बचने के लिए, इन जानवरों के हमलों से बचने के लिए ये अपना दरवाज़ा कहाँ रखते हैं? भूमिगत रखते हैं। कहाँ रखते हैं? भूमिगत रखते हैं, ताकि ये जानवर इन पे अटैक ना करें। अब देखो, तो इनका मकान बर्फीला है या बर्फ़ का है उसको इग्लू कहते हैं। लकड़ी या हड्डियों से बना होता है उसको कर्मक कहते हैं। और इनका दरबार मतलब द्वार है वो भूमिगत होता है। भूमिगत इसलिए होता है ताकि जानवर हमला ना करे। एक चीज़ और देखो, ग्रीष्म काल में मतलब मैंने आपको बताया था ना कि जब मार्च का महीना आता है तो मछलियाँ या थोड़ी बहुत सूर्य किरणें पड़ती है, क्योंकि सूर्य उत्तरायण में आ जाता है। सूर्य उत्तरायण में आने के पश्चात बर्फ़ पिघलती है या मान लो मछलियाँ धूप सेकने के लिए बाहर आती है तो ये लोग शिकार कर देते हैं, बताया था ना। तो ये ग्रीष्म काल में क्या करते हैं? अस्थायी तंबू बनाते हैं या अस्थायी निवास बनाते हैं। ये ग्रीष्म काल में क्या बनाते हैं? अस्थायी निवास बनाते हैं। अस्थायी क्या बनाते हैं? निवास बनाते हैं। तो ग्रीष्म काल में अस्थायी निवास बनाते हैं, इसका इतना कोई महत्व नहीं है। महत्व इन दोनों का है। मैं अब सीधा प्रश्न यही पूछते हैं, इग्लू क्या है? तो बर्फ़ के बने मकान या घर को इग्लू कहते हैं। लकड़ी या हड्डियों से बने मकान को कर्मक कहते हैं। अगली बात में आगे देखो, अब इनके आते हैं उपकरण।
ये हथियार उपकरण बता देता हूँ। देखो एस्किमो जनजाति के उपकरण, पहला है कयाक। कयाक, अब पूछ ले कयाक है तो कयाक एक नाव है। कयाक एक क्या है? नाव है। अगली बात में कयाक क्या है? नाव। किससे बनी होती है? सील मछली की खाल से, सील मछली की हड्डियों से, सॉरी सील मछली की, सील की हड्डियों से, सील की हड्डियों से, सील की हड्डियों से। अगली बात में कयाक क्या है? कयाक एक प्रकार की नाव है जो सील की हड्डियों से बनी होती है, सील की हड्डियों से बनी होती है। अगली बात में सील की हड्डियों से बनी होती है। देखो ये 5 मीटर तो लंबी होती है, 5 मीटर तो क्या होती है? लंबी होती है, और 1.5 मीटर चौड़ी होती है, या 1.5 मीटर चौड़ी होती है। ध्यान रखना, कयाक क्या है? कयाक एक नाव है। कयाक क्या है? कयाक एक नाव है। अगली बात में अब आपसे पूछ ले कयाक है तो कयाक एक नाव है, इसका संबंध किस जनजाति से? एस्किमो जनजाति से। ये किससे बनी होती है? तो सील की हड्डियों से बनी होती है। कितने मीटर लंबी होती है? तो 5 मीटर लंबी होती है। कितने मीटर चौड़ी होती है? तो 1.5 मीटर चौड़ी होती है। आपको ये बात सुनाई। अब आपसे पूछ ले इसका उपयोग किस में करते हैं? तो ये सील की हड्डियों से भले ही बनी हो, लेकिन ये उपयोग किस में आएगी? सील मछली का शिकार करने में आएगी। तो इसका उपयोग क्या है? इसका उपयोग है सील मछली का शिकार करने के लिए, सील मछली का शिकार करने के लिए, सील मछली का शिकार करने के लिए। किसका शिकार करने के लिए? सील मछली का शिकार करने के लिए। दूसरा देखो, एक उपकरण हो गया, दूसरा है उमियाक। उमियाक क्या है? अब देखो कयाक हो गई, अब देखो उमियाक। उमियाक क्या है? कयाक से बड़ी नाव, कयाक से बड़ी नाव, कयाक से बड़ी नाव उमियाक कहलाती है। कयाक से बड़ी नाव उमियाक कहलाती है। कयाक से बड़ी नाव उमियाक कहलाती है। और ये जो नाव है ना, वो व्हेल मछली के शिकार में काम में ले जाती है। किसमें? व्हेल मछली के शिकार में, व्हेल मछली के शिकार में। ये नाव व्हेल मछली के शिकार में काम है। अब ये देखो, कयाक भी नाव है, उमियाक भी नाव है। कयाक होती है वो छोटी होती है, उमियाक बड़ी होती है, क्योंकि कयाक में शब्द ही कम है और उमियाक में शब्द ही ज़्यादा है, ऐसे याद रख लेना। ये सील की हड्डियों से बनी होती है, 5 मीटर ये लगभग लंबी होती है, 1.5 मीटर के लगभग चौड़ी होती है, और इसका उपयोग है सील मछली के शिकार में। या ऐसे मान लेना, ये छोटी नाव है ना, तो छोटी मछलियों के शिकार में काम में लेते हैं। छोटी नाव है तो छोटी मछलियों के शिकार में। और ये उमियाक है वो कयाक से बड़ी है, कयाक से बड़ी है, तो ये जो काम में लेंगे वो व्हेल मछली के शिकार में, अर्थात बड़ी मछलियों के शिकार में उमियाक काम में ली जाती है। ये 2 उपकरण हो गए। अब तीसरा उपकरण देखो, तीसरा उपकरण है हार्पून। हार्पून, हार्पून क्या होता है? बालेनुमा हथियार हार्पून कहलाता है। बालेनुमा हथियार क्या कहलाता है? हार्पून कहलाता है। बालेनुमा हथियार क्या कहलाता है? हार्पून कहलाता है। अर्थात आपने भाला देखा है, वो बालेनुमा हथियार होता है, वो हार्पून होता है। और इसकी जो लंबाई होती है वो 1.2 से 1.5 मीटर लंबा होता है। 11 मीटर में है ये। 1.2 से 1.5 मीटर लंबा होता है। आगे बात में, और इसके पीछे रस्सी बंदी होती है। इसके पीछे क्या बंदी होती है? रस्सी बंदी होती है। इसके पीछे क्या बंदी होती है? रस्सी। अब आपसे पूछ ले रस्सी क्यों बंदी होती है, तो देखो ध्यान से सुनना। लंबी रस्सी क्या है? जैसे बालेनुमा हथियार, इसको फेंकते हैं, जानवर के लगी, अगर जानवर नहीं मरा, बाई चांस अगर जानवर नहीं मरा, तो वो तो हार्पून को अपने साथ ही ले जाएगा, हार्पून को अपने साथ ही ले जाएगा। तो बताओ इनके पास हथियार रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे, इनके पास हथियार नहीं रहेंगे। आगे बात में, तो उसको रस्सी बंदी होने का फ़ायदा क्या है? अगर जानवर नहीं मरा, भाग रहा है, तो उस रस्सी को खींच लेते ताकि हार्पून बाहर निकल
जाए, हार्पून बाहर निकल जाए। आगे देखो चौथा स्लेज, आगे देखो स्लेज, आगे का उपकरण देखो स्लेज। स्लेज क्या है? बिना पहिए की, बिना पहिए की गाड़ी, बिना पहिए की गाड़ी, या पहिए भी नहीं, एक ही बात है, बिना पहिए की गाड़ी। बिना पहिए की गाड़ी क्या कहलाती है? स्लेज कहलाती है। उसके पहिए क्यों नहीं होते? क्योंकि बर्फीला इलाका है। बर्फीले इलाकों में अगर पहिए होंगे तो वो अगर मान लो नीचे ढलान में उतरना शुरू होगी तो फिर रुकेगी ही नहीं, तो ये बिना पहिए की गाड़ी होती है। किससे बनी होती है? वालरस की हड्डियों से बनी होती है। वालरस क्या है? वालरस एक मछली है। किससे बनी होती है? वालरस की हड्डियों से बनी होती है। किससे बनी होती है? वालरस की हड्डियों से बनी होती है। बिना पहिए की गाड़ी को स्लेज कहते हैं। वालरस की हड्डियों से बनी होती है। और इसको खींचते कौन है? भाई गाड़ी है, जैसे हमारे ऊँट गाड़ी होती है, उसको ऊँट खींचता है, तो इसको खींचते कौन है? इसको खींचते कुत्ते या रेनडियर। कुत्ते या रेनडियर इसको क्या करते हैं? खींचते हैं। तो बिना पहिए की गाड़ी को स्लेज कहते हैं। वालरस की हड्डियों से बनी होती है। इसको कुत्ते या रेनडियर खींचते हैं। तो मैंने आपको उपकरण बता दिए, कयाक बता दिया, उमियाक बता दिया, हार्पून बता दिया, और ये चौथा स्लेज बता दिया। अब हम पढ़ते हैं समाज और संस्कृति। अब इनकी क्या पढ़ते हैं? समाज और संस्कृति। मैं बता दूंगा आपको प्रश्न किस प्रकार का पूछेंगे इसमें, समाज और संस्कृति। अब इसके मुख्य क्या? समाज व संस्कृति। देखो ये छोटे छोटे समूह में रहते हैं। ये छोटे छोटे क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं। एस्किमो जनजाति है वो छोटे छोटे समूह में निवास करती हैं, और इनका जो जीवन है वो घुमक्कड़ है। जीवन घुमक्कड़ का मतलब है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इनका जीवन घुमक्कड़ है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। समाज और संस्कृति में इनके छोटे छोटे समूह है, जीवन घुमक्कड़ है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। पितृवंशीय समाज है। पितृवंशीय समाज का मतलब ये है कि पिता की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता है। हमारे समाज में भी यही है कि पिताजी की मृत्यु के बाद बड़ा बेटा ही उत्तराधिकारी होता है, अर्थात वही घर संभालता है। तो पितृवंशीय समाज ये है, अर्थात एस्किमो जनजाति में अगर किसी की मृत्यु हो गई पिताजी की, तो उसका बड़ा बेटा होता है ना, वही उत्तराधिकारी होता है। एक इसमें क्या है? बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है। कौन सी प्रथा? बहुपत्नी प्रथा। बहुपत्नी प्रथा का मतलब ये है कि एक व्यक्ति के एक से अधिक पत्नियां हो सकती है। एक व्यक्ति के एक से अधिक पत्नियां हो सकती है। आगे बात में, और ये कौन सी भाषा का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना थोड़ा। ये कौन सी भाषा का यूज करते हैं? तो ये एल्यूट भाषा का यूज करते हैं। कौन सी भाषा का यूज करते हैं? एल्यूट भाषा का। मैं और बता देता हूँ, पहले बताया हुआ है। और ये किस प्रजाति से संबंधित है? तो मंगोल प्रजाति से संबंधित है। ये ध्यान रखना। ये एल्यूट तो भाषा का प्रयोग करते हैं, एस्किमो की प्रमुख भाषा एल्यूट है। और ये किस प्रजाति से संबंधित है? मंगोल प्रजाति से संबंधित है। आगे देखो, जैसे ग्रीष्मकाल आता है तो ग्रीष्मकाल में क्या करते हैं? छोटे मोटे या मान लो उत्सव और त्यौहार मनाते हैं। छोटे मोटे उत्सव और वे क्या मनाते हैं? त्यौहार मनाते हैं। अब देखो, छोटे छोटे समूह में रहते हैं या छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं, इनका जीवन यापन घुमक्कड़ है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, ये लगभग विशेषता सब जनजातियों में लगभग एक जैसी है। एक जैसी क्यों है? एक मीणा जनजाति ने बहुत प्रगति कर ली। आपकी बुक्स में जो जनजातियां दे रखी है, मैं बाकी की नहीं कहता, आपकी बुक्स में जो जनजातियां दे रखी है, चाहे दूसरे पार्ट में हो चाहे 25वें पार्ट में हो, उसमें एक दो को ये समानता मिलती है और बाकी ये सब इक्वल है। इक्वल क्यों है? एक मीणा जनजाति को छोड़ दी जाए, एक मीणा जनजाति को छोड़ दी जाए तो बाकी जनजातियां आज भी पिछड़ी हुई है, आज भी पिछड़ी हुई है। और उन सब की विशेषता यही मिलेगी, या उन सब की समाज और संस्कृति यही मिलेगी। छोटे छोटे समूह में रहते हैं, जीवन यापन घुमक्कड़ है, पितृवंशीय समाज होता है, बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, एल्यूट भाषा का प्रयोग करते हैं, प्रजाति मंगोल है, और ग्रीष्मकाल में उत्सव और त्यौहार मनाते हैं। अब इनका आता है वातावरण समायोजन। अब इनका क्या आता है? वातावरण समायोजन। वातावरण समायोजन देखो,
एक चीज़ ध्यान रखना, मनुष्य जिस वातावरण में रहता है, जिस प्रकार के मतलब मौसम में रहता है, जिस प्रकार की क्लाइमेट या जलवायु में रहता है, मनुष्य उसी के अनुकूल हो जाता है। मनुष्य उसी के अनुकूल हो जाता है। अर्थात हम गर्मी में रहते हैं तो गर्मी के अनुकूल होगी, सर्दी में रहते हैं तो सर्दी के अनुकूल होगी। आगे बात में भले ही टेम्परेचर ज़्यादा हो, गर्मी लगती है, लेकिन हमें इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता हम पर, या हम मान लो भी गर्मी में रह रहे तो हमारे ऊपर गर्मी का इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो एस्किमो जनजाति है वो बर्फीले इलाकों में रहती है। कहाँ रहती है? बर्फीले इलाकों में। कहाँ रहती है? बर्फीले इलाकों में। और ये जिन क्षेत्रों में रहते हैं उस क्षेत्र का टेम्परेचर -10 डिग्री, -20 डिग्री, -30 डिग्री, -40 डिग्री होता है। जैसे हमारे टेम्परेचर रहता है ना, वो तो माइनस में नहीं रहता, इनके माइनस में रहता है। तो देखो ये बर्फीले इलाकों में रहते हैं, अर्थात ये जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है, वहाँ का टेम्परेचर माइनस में रहता है, फिर भी ये समाज या एस्किमो जनजाति वहाँ निवास करती है। तो अब बताओ, मनुष्य जिस वातावरण में रहता है वो उसके अनुकूल हो जाता है कि नहीं हो जाता है? हो जाता है। मनुष्य जिस किसी भी वातावरण में रहता है, जैसे हम आगे बुशमैन पढ़ेंगे, वो गर्मी में रहते हैं या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो उसके अनुकूल हो गए, वो उसके अनुकूल हो गए। आगे बात में, तो ये बर्फीले इलाकों में रहते हैं। किस इलाकों में? बर्फीले इलाकों में रहते हैं, अर्थात ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो ये इसके अनुकूल हो गए। ठंडे इलाकों के क्या हो गए? अनुकूल हो गए। अब जैसे हमारे लू चलती है, रेत की आंधियाँ चलती है, वैसे यहाँ बर्फ़ की आंधियाँ चलती है। किसकी चलती है? बर्फ़ की आंधियाँ। तो बताओ, जब हम मान लो बाइक पे जाते हैं, रेत की आंधियाँ चलती है, तो हम मतलब चश्मा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? बर्फ़ की आंधियाँ चलती है, तो उसी प्रकार हमारे जैसे यहाँ आंधियाँ चलती है रेत की, तो हम चश्मा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? वैसे ही वहाँ बर्फ़ की आंधियाँ चलती है, और अपनी आँखों को ढकने के लिए, अपनी आँखों को ढकने के लिए आँख कवच का प्रयोग करते हैं। आँख कवच का प्रयोग करते हैं, आँख कवच का प्रयोग करते हैं। आगे बात सुनने, बर्फीले इलाकों में रहते हैं, अर्थात ये उसके अनुकूल हो गए, और बर्फ़ की आंधियाँ चलती है, और उन आंधियों से बचने के लिए, उन आंधियों से बचने के लिए ये क्या करते हैं? ये लोग आँख कवच का प्रयोग करते हैं, आँख कवच का प्रयोग करता है। आगे बात में, आगे देखो, आधुनिक संस्कृति से संपर्क, आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क, भाई हम गांव में रहते हैं मान लो, तो पहले हमारा आज जितनी आधुनिक संस्कृति से संपर्क नहीं था, पहले हमारा आज जितना आधुनिक संस्कृति से संपर्क नहीं था। हम लोग धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति से संपर्क में आए हैं, या मान लो हम आधुनिक संस्कृति में आप संपर्क में आ रहे हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये लोग भी क्या है? धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं। ये लोग भी क्या है? ये लोग भी धीरे धीरे किसके संपर्क में आ रहे हैं? ये लोग भी धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं। आधुनिक धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ रहे हैं। आधुनिक संस्कृति का मतलब ये है ये लोग भी धीरे धीरे आधुनिक संस्कृति के संपर्क में। आधुनिक संस्कृति का मतलब ये है, देखो, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा रोजगार प्राप्त करना, अच्छा भोजन प्राप्त करना, अच्छे मकानों में रहना, ये है आधुनिक संस्कृति का संपर्क। अभी तो ये मान लो पशु की भांति जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन अब ये धीरे धीरे किस संपर्क में आ रहे हैं? आधुनिक संस्कृति के संपर्क में आ रहा है। और आधुनिक संस्कृति के संपर्क में किन देशों के आ रहे हैं वो भी बता देता हूँ। देखो, ये जो आ रहे हैं ना, वो एक तो आ रहे हैं यूरोपीय देशों के संपर्क में। किन देशों के संपर्क में? यूरोपीय देशों के संपर्क में। और एक आ रहे हैं ये कनाडा के, मैंने आपको बताया था, कनाडा, ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया, अलास्का, ये बताया था ना। तो एक तो कनाडा बताया था मैंने, एक अलास्का बताया था, एक ग्रीन, ये तीनों ही क्षेत्र है वो कनाडा के नज़दीक है। तीनों ही क्षेत्र, एक तो कनाडा खुद ही आ रहा है ऊपर वाला उत्तरी कनाडा,
और ये बाकी 2 अलास्का और ग्रीनलैंड है, ये कनाडा के नज़दीक है। और एक मैंने आपको बताया था साइबेरिया, तो साइबेरिया है वो यूरोप के मतलब है तो एशिया महाद्वीप का ही देश क्षेत्र, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है वो क्षेत्र, तो है रूस का क्षेत्र एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। लेकिन इनका जो एस्किमो का संपर्क हो रहा है ना वो यूरोपीय देशों से हो रहा है। किस देशों से? यूरोपीय देशों से और कनाडा। आगे बात में अब ये क्या कर रहे हैं, कया के स्थान पर सैनो स्कूटर काम में लेने लगे। कया के स्थान पर क्या काम में लेने लगे? सैनो स्कूटर। जैसे हम पहले मान लो साइकिल काम में लेते थे, अब मोटरसाइकिल काम में लेने लगे, और मान लो जिसके पास मोटरसाइकिल थी अब वो मान लो बड़ी गाड़ी काम में लेने लगा है। तो अब ये संपर्क हुआ है आधुनिक संस्कृति से जुड़ा हुआ, तभी तो हम ऐसा कर रहे हैं ना। तो ये कया के स्थान पर क्या काम में लेंगे? सैनो स्कूटर काम में लेंगे। अब ये लोग मजदूरी करने लगे हैं, ये लोग क्या करने लगे? मजदूरी करने लगे हैं। आगे बात में और दूसरी चीज़, कनाडा की सरकार इनको सहायता प्रदान कर रही है। कनाडा की सरकार इनको क्या कर रही है? सहायता प्रदान कर रही है। और अब धीरे धीरे ये लोग कनाडा के आसपास के क्षेत्रों में आके धीरे धीरे कृषि, मजदूरी, उद्योग धंधों आदि में कार्य करने लगे। तो अब ये क्या मजदूरी करने लगे और कनाडा की सरकार इनको फुल सहायता प्रदान कर रही है, इसलिए कृषि, मजदूरी या उद्योग धंधों में काम करने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज इतना ही। कल हम आगे की जनजाति पढ़ेंगे, बुशमैन जनजाति। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।